हेलो दोस्तों, अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं यूपीएससी के न्यूज़ पल्स प्रोग्राम को लेकर के। तो न्यूज़ पल्स प्रोग्राम आपके लिए लाया गया है ताकि आप किसी भी न्यूज़ की उस पल्स को या उस नब्ज़ को टटोल सकें, जिससे आने वाले समय में आपको परीक्षा के लिए सवाल देखने को मिल सकते हैं। हाल ही में एक बहुत इम्पॉर्टेंट घटनाक्रम घटित हुआ है जो अब तक पृथ्वी के इतिहास में दर्ज किया जाने वाला एक ज़रूरी घटनाक्रम है और हमें इसके बारे में जानना भी चाहिए। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अगर आप इस बात को समझेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट किस तरह से हमें अपने चारों ओर महसूस हो रहा है, वहाँ पर यह विषय सीधे तौर पर जुड़ता है और इसमें जो रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि जो आंकड़ा दर्ज हुआ है, वो हमारे लिए चेतावनी देने वाला है। और इसमें कई सारे ऐसे रिसर्चेस और ऐसे एनालिसिस भी शामिल हैं जो हमें भविष्य की एक तस्वीर दिखाते हुए दिखते हैं। आज का टॉपिक बताता है कि बीते 3 और 4 जुलाई को पृथ्वी का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किए गए हैं, यानी कि 3 जुलाई और उसके बाद 4 जुलाई को जो औसत तापमान वैश्विक रूप से दर्ज किया गया है वो अब तक का दर्ज किया गया सबसे ज़्यादा तापमान है। कितना रहा ये तापमान, ये एक प्रश्न आपको पूछना होगा। और साथ ही अगर यह तापमान में वृद्धि हो रही है, इसके कौन कौन से प्रमुख कारण है और किन किन क्षेत्रों में हमें तापमान बढ़ता हुआ दिखता है। कोई भी प्रश्न इससे जुड़ा हुआ जीएस पेपर 3 में तो पूछा ही जा सकता है, साथ ही प्रीलिम्स में भी पूछा जा सकता है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और खबर को देखते हैं। तो चर्चा में इसलिए है, जैसा हमने संदर्भ ले लिया, कि 3 और 4 जुलाई को पृथ्वी के लिए अब तक के सबसे गर्म दिन के रूप में मापा गया है। यानी इन दोनों ही दिनों को पिछले कई सालों से, जब से हमने इस तरह की गणनाएं शुरू की हैं, अब तक के सबसे गर्म दिन रहा। कितना रहा? 3 जुलाई को औसत तापमान रहा 17.01 डिग्री सेल्सियस। और अगर आप 4 जुलाई को देखेंगे तो यही तापमान रहा 17.18 डिग्री सेल्सियस। माफ़ कीजिए। अब एक बड़ा सवाल यहाँ पर ये होगा, आप ये कह सकते हैं कि सर 17 डिग्री सेल्सियस ही तो दर्ज किया गया है, यहाँ पर बड़ी बात क्या है? मतलब हमारे घरों में तो एसी भी 20 डिग्री सेल्सियस चल जाता है, यहाँ तो 17 डिग्री दर्ज किया जा रहा है, इसमें कहाँ दिक्कत है? तो इस बात को समझिए कि आपके एसी रूम का टेम्परेचर नहीं है जो आप 16 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 24 डिग्री सेल्सियस या कितना भी अपने उस रूम को वातानुकूलित करने के लिए कर सकते हैं। ये पूरे विश्व का एक औसत तापमान है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप वैश्विक घटनाक्रमों को समझें तो विश्व में भूमि मौजूद है, यानी कि लैंड, दूसरे हैं महासागर और कुछ आर्कटिक या बर्फ की चादरों से ढकी हुई पर्वत चोटियां मौजूद हैं। तो अगर आप आर्कटिक और बर्फ की चादर से ढकी हुई चोटियों को देखते हैं तो यहाँ पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है और अंटार्कटिक जैसे क्षेत्रों में ये -50 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है। वहीं अगर आप महासागरों का या समुद्र का औसत तापमान देखते हैं तो ये लगभग 21 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर आप भूमि के अंतर्गत तापमान को देखते हैं तो ये कई बार 40 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज़्यादा चला जाता है। यानी आपको टेम्परेचर डिफरेंसेस दिख रहे हैं। वहाँ पर अगर आप एक औसत तापमान को लेकर के चलेंगे तब इसका 17 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाना हमारे लिए चिंता का मुद्दा बनता है। वही यहाँ दिया हुआ है। तो 3 जून को 17 डिग्री सेल्सियस के निशान को तोड़ दिया गया है और तोड़ने से पहले अगर हम पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो हमें 2016 का वर्ष दिखता है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। 2016 में जो तापमान दर्ज किया गया था वो था 16.92 डिग्री सेल्सियस। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो अभी के समय जो वर्ष चल रहा है वो वर्ष दर्ज किया जा रहा है एल नीनो के प्रभाव के बढ़ने के साथ।
अभी पिछले जो दो से 3 वर्ष बीते हैं वहाँ पर जो प्रभाव था वो ला नीना का रहा है। इसलिए ऐसा माना गया है कि जो औसत वैश्विक तापमान है उसमें इतनी बढ़ोतरी नहीं देखने को मिली, जबकि एल नीनो के बढ़ने पर हमें जो प्रभाव दिख रहा है वहाँ पर औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है। अगर आप 2016 के समय की भी बात करेंगे, जब ये पिछला औसत तापमान दर्ज किया गया था जो सर्वाधिक माना गया था, वहाँ पर भी एल नीनो का प्रभाव कहीं ज़्यादा था। अब चूंकि इस साल से यानी कि 2023 से एल नीनो का वर्ष माना गया है और आने वाले समय में हो सकता है वह चलता रहे, तो वैज्ञानिकों ने निकट भविष्य में ऐसी और भी रिकॉर्ड तोड़ने वाली घटनाओं के घटित होने की भविष्यवाणी की है। अब ये वाली बात हमने समझी कि 17 डिग्री सेल्सियस की बात अगर आती है तो इतना ज़्यादा क्यों नहीं कहा गया, क्योंकि किसी एक स्थान या क्षेत्र का नहीं था, वैश्विक औसत तापमान था जिसमें भूमि और महासागर दोनों ही शामिल है, उसी को परिभाषा में लिखा गया है। इसके अलावा महासागरों का औसत तापमान हमने देख लिया, भूमि का देख लिया, आर्कटिक का देख लिया, अंटार्कटिका का देख लिया जो कि 50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इसके अलावा अब एक भूभाग के भी कैलकुलेशन कर लीजिए कि जहाँ पर महासागरों का पूरी पृथ्वी पर स्थान लगभग 70% है। अगर आप आर्कटिक के क्षेत्र को देखेंगे तो लगभग 8.3% क्षेत्र में फैला हुआ है। ग्रीनलैंड को देखेंगे जो कि ये अंटार्कटिक है। अब आते हैं आर्कटिक वाले क्षेत्र पर जहां पर ग्रीनलैंड की एक बड़ी बर्फ मौजूद है और वो आर्कटिक का एक बड़ा हिस्सा कवर करती है, तो वहां पर लगभग 1.2% हिस्सा वो शामिल करता है। पहाड़ों और ग्लेशियरों में अगर हम देखते हैं जहां बर्फ़ की चादरें मौजूद हैं तो वो लगभग 0.5% हिस्से को कवर करती हैं। तो एक बेसिक आंकड़ा हमारे दिमागों में होना चाहिए ताकि हम ये अनुमान या फिर ये डेटा कहीं पर लिखते हैं तो हमारी बात अपने आप में प्रामाणिक होती है और हमारे उत्तर को वजन मिलता है। ठीक है, तो एल नीनो के असर की हमने यहाँ पर चर्चा की कि एल नीनो का असर किस तरह से हुआ। तो एल नीनो का विकास इस साल हो रहा है और पता कैसे चला? 4 जुलाई तक विश्व मौसम विज्ञान संगठन एक संगठन है जो वैश्विक स्तर पर मौसम से संबंधित जो विज्ञान है, उससे संबंधित जो गणनाएं हैं, जो कैलकुलेशंस हैं और जो भविष्यवाणियां हैं वो हमें देता है। तो इन्होंने बताया है कि पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में एल नीनो चरण की औपचारिक शुरुआत हो गई है और ये चेतावनी दी गई है कि ये धीरे धीरे प्रभाव जो गर्मी का है वो और बढ़ सकता है। तो एल नीनो एक ऐसा फिनोमिना है जो कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र से संबंधित है। एल नीनो पर हमने कई बार चर्चा की है, एक बार फिर से कर लेते हैं। अगर आप किसी सामान्य वर्ष को देखें, एल नीनो का प्रभाव पूरे विश्व के तापमान के साथ साथ भारत के मौसम पर भी पड़ता है, इसलिए भी आपको एल नीनो के बारे में जानना बहुत आवश्यक है। तो एक क्षेत्र है, ये है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ पर है दक्षिणी अमेरिका और बीच में फिर जो हिस्सा बचता है वो आता है प्रशांत महासागर का क्षेत्र। प्रशांत महासागर के क्षेत्र को अगर आप देखेंगे तो ये हिस्सा आएगा पूर्वी प्रशांत महासागर, जबकि ये आएगा पश्चिमी प्रशांत महासागर। सामान्य साल के अंतर्गत यानी कोई सामान्य वर्ष चल रहा हो तब जो गर्म जल धाराएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं और यहाँ पर एकत्रित होती हैं और फिर यहाँ से जो ठंडा जल है वो वापस से नीचे की ओर जाकर के अपवेलिंग के थ्रू ऊपर आता है। अपवेलिंग और डाउनवेलिंग की घटना है जहाँ पर गर्म जल नीचे की ओर जाता है और जो ठंडा जल है वो ऊपर की ओर आता है। इसकी वजह से इस क्षेत्र में लो प्रेशर क्रिएट होता है और जो वर्षा की स्थितियां हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरह से बनती हैं, जिसका एक प्रभाव भारत के मौसम पर भी पड़ता है और भारत के लिए जो मानसून है वो अच्छा हो जाता है। यानी अगर आपसे कोई ये पूछे कि सामान्य दशाओं में जो स्थितियाँ हैं भारत के लिए अच्छी हैं, अगर इसी इम्पैक्ट को आप थोड़ा सा बढ़ा दें, इस इम्पैक्ट को, जो सामान्य दशाओं वाली बात है, जब तक ये होता रहेगा भारत के पास मानसून अच्छा आता रहेगा। अगर आप इसी चीज़ को और इंटेंस कर दें, यहाँ पर लो प्रेशर का और बन जाएगा, यहाँ पर और ज़्यादा गर्म जलधाराएं आने लगेंगी, तो भारत के ऊपर जो मानसून है उसका प्रभाव और बढ़ जाएगा और भारत में सर्दियाँ बेहतर होंगी और गर्मी के दिन कम होंगे, वर्षा की स्थितियाँ बेहतर होंगी। तो कह सकते हैं कि ये जो बात हमने चर्चा की ये होगा ला नीना की घटना जो अभी तक घटती रही है, अगर ये सामान्य दशाएँ बढ़ जाएँ। ठीक, अब इसको विपरीत करते हैं, यानी कि जो सामान्य दशाएं हैं, जो गर्म जल इस तरफ आ रहा था पूर्व से पश्चिम की ओर, अब वह घटना बदल चुकी है और गर्म जल
पश्चिम से पूर्व की ओर जाने लगा है और ठंडा जल वापस से इस तरफ आने लगा है। तो जो लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हो रहा था, अब उसकी स्थितियाँ थोड़ा सा बदल जाएंगी और किसी दूसरे क्षेत्र की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो भारत को जो अब तक अच्छा मानसून और अच्छी वर्षा मिलती थी, भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वो शिफ्ट हो जाएगी और उतनी मानसूनी वर्षा नहीं होगी या संभावित रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्रों की संख्या बढ़ेगी और सूखे की घटनाएं बढ़ेंगी। तो ये हुआ भारत के मानसून पर प्रभाव। और दूसरा प्रभाव जो देखा जा रहा है वैश्विक स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में, वो भी प्रभाव एल नीनो से होता है। तो एल नीनो एक फिनोमेना है जो इस तरह से घटित हो रहा है, कहाँ? पूर्वी प्रशांत महासागर के पास, यानी दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जो बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर बेसिकली पेरू है। तो पेरू के पास ये गर्म और ठंडी जलधाराएं जाकर के मिलती हैं। तो याद रखिएगा इस क्षेत्र को, ये भी महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न ऐसा फ्रेम हो सकता है कि पेरू के पास की जो घटना है उसको किस नाम से जानते हैं, अगर ऐसा कुछ और इसमें शब्दों को जोड़ करके बनाया जाएगा। तो ये है एल नीनो की घटना। मतलब बेसिकली अगर हम कैलकुलेशन ये करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है, तो उसमें एक प्रभाव एल नीनो का बताया गया है। और भी कई सारे कारक हो सकते हैं, जंगलों का कटाव है, और इसके अलावा जो हम एमिशन या उत्सर्जन कर रहे हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, उसका एक ओवरऑल इम्पैक्ट है। तो कई सारी घटनाएं हैं जिसमें से एक है एल नीनो। ठीक, अब ये कहा गया है कि अविश्वसनीय रूप से गर्म वर्ष है, क्योंकि ला नीना का जो वर्ष था वो खत्म हो रहा है और अब एल नीनो वर्ष की शुरुआत हो रही है। हमने चर्चा कर ली। अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें तो पिछले महीने यूके में अब तक का सबसे गर्म महीना जून दर्ज किया गया था। कनाडा में भी देखेंगे तो जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। चीन में देखेंगे तो जो हीट वेव्स हैं, हीट वेव्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो अलग अलग देशों में अलग अलग स्तर पर इसका प्रभाव हो रहा है। अब कुछ प्रेडिक्शन हैं जो आने वाले वर्षों के लिए लगाए गए हैं। प्रेडिक्शन यानी कि कुछ अनुमान है, कुछ आंकड़े हैं। ये आवश्यक नहीं है कि हर बार आंकड़े सही हों, लेकिन वैज्ञानिक रूप से चूंकि उनकी गणना की जाती है, इसलिए हम ये मान कर चलते हैं कि वो आंकड़े सही बैठेंगे। तो 1979 से 2021 तक अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से जो गर्मी का ग्राफ है वो बढ़ रहा था। ये आपको हल्के ग्रे कलर से दिख रहा है। 2022 में देखेंगे तो इसमें काफ़ी वृद्धि आपको दिखाई दे रही है। वो भी कहाँ से? जून और जुलाई के आसपास अगर आप देखते हैं, और फिर अगस्त का जो ग्राफ है इस तरह से ये कुछ बढ़ता हुआ आपको दिखेगा। तो 2023 का जो रेड कलर से डेटा है वो आपको यहाँ तक दिखता है कि अब इसमें वृद्धि हो रही है और आने वाले समय में और ज़्यादा हो सकती है। तो ये एक चुनौती वाली बात है। अब इस पर कुछ डेटा आया है WMO का। वो कहते हैं कि वार्षिक ग्लोबल क्लाइमेट स्थिति रिपोर्ट जो इन्होंने जारी की है, ये बताती है कि लगभग निश्चित है कि अगले 5 वर्षों में, यानी 2023 से 2027 तक, कम से कम एक साल जो रिकॉर्ड है वो उसमें सबसे गर्म वर्ष कोई ना कोई साबित हो जाएगा और 2016 को पीछे छोड़ देगा। इस साल हमने देख भी लिया इस बात को, ठीक है, अभी ही जिन तारीखों की हमने चर्चा की जो आज के टॉपिक का मूल विषय है। उसके बाद इन्होंने आगे कहा कि 66% संभावना है कि इनमें से कम एक वर्ष 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को भी पार कर जाएगा। यानी कि हम जो अनुमान लगा रहे थे कि पूर्व औद्योगिक युग से 1.5 वर्ष तक की सीमा को हम लिमिटेड रखेंगे, हो सकता है वो अगले 5 वर्षों में ही हम पार कर ले जाएं। यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो सीमा है, हो सकता है कि वो इन 5 वर्षों में ही पार हो जाए। और हम टारगेट लेके चल रहे थे 2030, 2050 और वर्ष 2100 तक के, जिसमें हमने एक और कहा था कि 2 डिग्री सेल्सियस तक तो हमको रोक ही लेना है वृद्धि को। लेकिन अभी तो 1.5 डिग्री सेल्सियस हमने पार कर दी, मतलब 2 डिग्री सेल्सियस तक रोक लेना है। और अच्छा होगा कि 1.5 यानी कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक भी रोक पाएँ तो और अच्छा होगा। लेकिन ये तो अब हमसे ब्रेक हो गया है, आने वाले समय में हो सकता है ये भी ब्रेक हो जाए। तो जो भी चरम मौसम की संभावनाएं हो सकती हैं, जो डिजास्टर्स की हमने केवल कल्पना की है, हो सकता है आने वाले समय में वो सही साबित होने लग जाएं। तो ये जो गर्म वर्ष की चेतावनियां हैं या फिर हमारे सामने नए डेटा आ रहे हैं, ये हमें आने वाले समय के लिए इंगित करते हैं और इशारा करते हैं। इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि अब जो आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन की बैठकें हैं, चाहे वो COP28 की हो, 29 की हो, 30 की हो, जो आने वाले वर्षों में की जाएंगी, वहाँ पर ये डेटा बहुत उपयोगी होगा। आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है कि इस डेटा का उपयोग क्या है, या फिर जो COP28 की बैठक है उसमें हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर आप पॉलिसी मेकर होते तो आप क्या इसका उत्तर देते? आपको कुछ ऐसे भी सोचना पड़ेगा। तो आप ये बता सकते हैं कि अभी की जो डेटा आए हैं वो बताते हैं कि किस तरह से जो स्थितियां हैं वो चरम होती जा रही हैं। तो जो वैश्विक
स्तर पर देशों ने अनुमान लगाए हैं, देशों ने नेशनल एक्शन प्लान्स बनाए हैं और आपस में बैठ करके जो साझेदारियां की हैं, चाहे वो कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो स्तर पर ले जाना हो, कार्बन क्रेडिट की बात हो, कार्बन ट्रेडिंग की बात हो, इस पर ठीक से विचार करना होगा और इसको केवल कागजी कार्रवाई से बढ़ा करके वास्तविकता में लाना होगा। इसमें एक और मुद्दा जुड़ता है जो कि फंडिंग से रिलेटेड है और उस पर हमने पहले कई बार चर्चा की है। तो फंडिंग का जो विषय है उसको जल्द से जल्द हमें शॉर्ट आउट करना होगा, जहां पर ऐतिहासिक जिम्मेदारी वाला एक की शब्द इस्तेमाल किया जाता है। देशों की वैश्विक स्तर पर ऐतिहासिक जिम्मेदारी, और किन देशों की? विकसित देशों की, जिन्होंने अब तक औद्योगिक काल के बाद से इतना उत्सर्जन कर लिया है। विकासशील देशों की मांग यह है कि अब चूंकि हमें डेवलपमेंट करना है, ऐसे में हमें फंडिंग की आवश्यकता है। अगर आप नहीं देंगे तो भाई हम कोयला जलाएंगे, और अगर आप हमें तकनीक देते हैं, उतना फंड देते हैं तो हम कोयला ना जला करके दूसरे जो विकल्प हो सकते हैं हरित ऊर्जा के, ग्रीन एनर्जी के, उस पर शिफ्ट होंगे। तो जल्द से जल्द इसका कोई ना कोई इलाज करना आवश्यक है, ताकि आने वाले समय में जो चेतावनियां जारी की गई हैं, जो एक चरम स्थितियां दिखाई गई हैं, जो एक भयावह कल्पना हमने की है, हम उससे बच सकें। तो आज के टॉपिक को यही विराम देंगे। इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपको फ्रेम करना है। मैं इस टॉपिक पर आपको एक प्रश्न फ्रेम करने के लिए छोड़ करके जा रहा हूं कि आप पहले प्रश्न बनाइए और उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए कि क्या प्रश्न इससे बनाया जा सकता है, क्योंकि उत्तर आप लोग लिखते ही हैं। मैं जब भी आपको प्रश्न देता हूं, इस बार का ये टास्क है कि आपको प्रश्न बनाना है, उसे लिखिएगा, मैं उसको ज़रूर से पढ़ूंगा। ठीक है, तो इस नए चैनल को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ताकि इस पर पढ़ने वाले जो भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और बाकी विद्यार्थियों को भी हमारी द्वारा दी जाने वाली नई जानकारियां मिल सकें और उनका करंट अफेयर भी अपडेट हो सके। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे भी यहाँ पर आ रहे थे कि मैं चूँकि विज्ञान एवं तकनीक पढ़ा रहा हूं, ऐसे में इन विषयों पर क्यों चर्चा कर रहा हूं। तो हालांकि ये विषय तो है ही इससे संबंधित, तो करंट अफेयर्स से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उन पर भी मैं समय समय पर बोलता रहूंगा और इससे जुड़े हुए जो भी टॉपिक्स हैं उनको लाता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया।